हाय एंड वेलकम टू लीगलॉजीज फन 2020। आज हम यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स के बारे में पढ़ेंगे, जो आज की डेट में हम जिस लेवल पर हैं ह्यूमन राइट्स के, वहाँ तक पहुँचने के लिए हम कह सकते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट माइलस्टोन था। ये एलेनोर रूजवेल्ट इस डिक्लेरेशन को खोलते हुए, और अब हम स्टार्ट करते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट लैंडमार्क्स जो इस डिक्लेरेशन से रिलेटेड हैं। ये जो डिक्लेरेशन है ये 1948 में आया था और इसका रैटिफिकेशन 10 दिसंबर 1948 को हुआ था, जिसको हम आज ह्यूमन राइट्स डे की तरह सेलिब्रेट करते हैं। ये क्या मार्क करता है? ये बताता है फ्रीडम ऑफ ह्यूमन बीइंग्स इज़ रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सली, और इस रिकग्निशन में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा ऑन द बेसिस ऑफ रेस, रिलीजन, सेक्स, लैंग्वेज या कल्चर। तो इसने सब ह्यूमन बीइंग्स को एक बराबर किया, चाहे वो मेन हो, विमेन हो या चिल्ड्रन हो। और कहाँ पर हुआ था ये? पेरिस में ये ड्राफ्ट हुआ था, और इसके ऑथर जो थे वो पूरी एक ड्राफ्टिंग कमेटी थी। अगर आपको याद हो, हमने पिछले वीडियो में भी करा था, जो 1945 का जो यूएन चार्टर था तब फॉर्म की गई थी। इसका पहला ड्राफ्ट जॉन हम्फ्री ने बनाया था और इसका फाइनल वर्जन रेने कैसन, जो एक फ्रेंच प्रोफेसर थे, उन्होंने बनाया था। इसमें टोटल 30 आर्टिकल्स हैं जो कि सारे राइट्स को डिमार्केट करते हैं। इसका ऑब्जेक्ट था पीस एंड सिक्योरिटी ऑन द ग्लोब, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत सारे इनह्यूमन एक्ट्स हुए थे। मैनकाइंड के लिए बहुत बुरे समय था, और इसमें जो है मैनकाइंड की लाइफ, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रीडम फ्रॉम एट्रॉसिटीज़, इन सब के बारे में बात की गई है। 1948 में यूनाइटेड नेशन में 58 मेंबर्स थे जिन्होंने इसको यूनानिमसली पास किया था, और इसका रीज़न क्या था? एट्रॉसिटीज़ एंड ऑपरेशन विच वॉज कॉज्ड इन द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। यू ऑल मस्ट बी फेमिलियर, जो मुसोलिनी और हिटलर के जो ऑपरेशन और एट्रॉसिटीज़ थी, उसकी वजह से लोगों को रियलाइज़ हुआ कि ह्यूमन राइट्स आर वेरी इम्पॉर्टेंट। अब कुछ फैक्ट्स देखते हैं इसके। UDHR जो है 1948 में आया था एज रिएक्शन टू एट्रॉसिटीज़ एंड ऑपरेशन। जो अभी हमने डिस्कस किया, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में इतने इनह्यूमन एक्ट्स हुए, जीनोसाइड हुआ, इतना गैस चेम्बर्स थे, जिसकी वजह से ह्यूमन राइट्स की इंपॉर्टेंस समझ में आई। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है एग्जाम्प्लीफाई करता है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी में सारे ह्यूमन राइट्स, मोस्ट ऑफ द ह्यूमन राइट्स, बल्कि उससे कुछ ज़्यादा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में प्रिस्क्राइब्ड हैं। UDHR जो है फ्रेम किया गया था ह्यूमन राइट्स कमीशन से, और जो फॉर्मर फर्स्ट लेडी थी एलेनोर रूजवेल्ट, वो इसकी चेयरपर्सन थी, जो हमने ओपनिंग स्लाइड में देखा था। और इन्होंने ही डिस्कशन स्टार्ट किया था इंटरनेशनल बिल ऑफ राइट्स पर। ये डिस्कशन स्टार्ट हुआ था 1947 से, और ये लेडी एलेनोर रूजवेल्ट ही थी जिसने कहा था कि ये एक डिक्लेरेशन होना चाहिए, एक्ट नहीं। और फर्स्ट टाइम हिस्ट्री में इंटरनेशनल कम्युनिटी इस बात पर एग्री करी थी कि देयर शुड बी अ यूनिवर्सल वैल्यू, एक कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ अचीवमेंट होना चाहिए जो सब लोगों को हर नेशन में मिलना चाहिए। ये स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग अलॉन्ग विद ह्यूमन राइट्स था। एलेनोर रूजवेल्ट ने कहा था कि UDHR जो है, इसमें एक पोटेंशियल है इंटरनेशनल मैग्ना कार्टा का फॉर ऑल मेन एवरीवेयर। पूरी दुनिया में सब जगह सब लोगों के लिए था ये। तो मैग्ना कार्टा, अगर आपको याद हो, हमने पिछली स्लाइड में किया था, पिछले वीडियो में, कि मैग्ना कार्टा वाज मेंट ओनली फॉर द एलीट, सिर्फ जो बैरन्स थे, जो बड़े लोग थे, उनके लिए था। लेकिन UDHR ये हर एक इंसान के लिए था, और सिर्फ इसका क्राइटेरिया क्या है कि वो इंसान हो। अब UDHR को जब हम डिस्कस करते हैं तो इसके डिवीजन हम इस तरह से कर सकते हैं जो हमने इस स्लाइड में बनाया है। सबसे पहला है इसका प्रीएम्बल। प्रीएम्बल जो होता है, हम सबको ही पता है कि प्रीएम्बल जो है वो किसी भी राइट अप का इंट्रोडक्शन होता है और उसका स्टेपिंग स्टोन होता है। उसी तरह से ये जो प्रीएम्बल है, ये इस UDHR के बारे में हमें बताता है। उसके बाद आते हैं हमारे आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2। ये आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 जो हैं, इसके फाउंडेशन ब्लॉक्स हैं UDHR के, और ये रीअफर्म करते हैं ह्यूमन डिग्निटी, इक्वालिटी एंड ब्रदरहुड। इन सबको अभी हम डिटेल्स में करेंगे। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 3 से आर्टिकल 11, इसे हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, और ये ऐसे राइट्स के बारे में बताता है जो फंडामेंटल हैं और हर इंडिविजुअल को मिलने चाहिए, जैसे राइट टू लाइफ, आउटलॉइंग ऑफ स्लेवरी, इन सब के बारे में। फिर आता है हमारे पास आर्टिकल 12 से आर्टिकल 17, जो हमारा सेकंड कॉलम है। इस सेकंड कॉलम में हम बात करेंगे सिविल और
पॉलिटिकल राइट्स की, फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, नेशनैलिटी, इन सब के बारे में। फिर 18 to 21 आर्टिकल्स जो कॉलम 3 है ये स्पिरिचुअल और रिलीजियस राइट्स के बारे में बात करता है। अगर आपको याद हो कि ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आपको मिल जाएंगे। फिर आर्टिकल 22 to 27 इट डील्स विथ सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। इसमें वर्क, रेस्ट, लेजर जो था कि 8 घंटे काम, 8 घंटे रेस्ट, 8 घंटे लेजर, इस तरह का जो हमारा स्टैंडर्ड्स बने थे वो यहीं पर आए थे। एक डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग सबको मिलना चाहिए। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन पहले हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं था, लेकिन अब इट इज़ अ फंडामेंटल राइट। और लास्ट जो आर्टिकल्स हैं 28 से 36, दीज आर द फाइंडिंग आर्टिकल्स। और ऊपर का जितना प्रियम्बल से लेकर यहाँ तक जितना है, इन सबको बाइंड करते हैं। इन चारों, ये जो हमारे पास 4 पिलर्स हैं, इनको हम 4 कॉलम्स कहते हैं, इनको इकट्ठा बाइंड करते हैं और हमें ये रिमाइंड करते हैं कि राइट्स जो हैं वो ऑब्लिगेशंस के साथ ही आते हैं। अगर राइट है तो उसके साथ कहीं ना कहीं किसी ना किसी की कोई ड्यूटी ज़रूर होगी। राइट्स बिना ड्यूटीज़ के एग्जिस्ट नहीं करते, और ये जो राइट्स हैं इनको वायलेट करना यूनाइटेड नेशन की स्पिरिट के भी अगेंस्ट है। अब हम प्रियम्बल देखते हैं। प्रियम्बल, यूडीएचआर जो स्टार्ट होता है वो प्रियम्बल से स्टार्ट होता है और इट सेट्स आउट द अंडरलाइंग वैल्यूज़। ये बताता है कि प्रियम्बल की अंडरलाइंग वैल्यूज़ क्या है, किस लिए ये बनाया गया है। इट सेट्स आउट द हिस्टोरिकल कॉजेज़। इसमें ये भी डिस्कस होता है कि किस वजह से डिक्लेरेशन ये आया। अभी हमने डिस्कस किया था वर्ल्ड वॉर 2 की जो एट्रॉसिटीज़ थी उसकी वजह से आया। तो जो ओपनिंग पैराग्राफ्स हैं इसके, वो इसमें 7-8 पैराग्राफ्स हैं, वो बताते हैं कि रीजंस क्या हैं कि वर्ल्ड को यूडीएचआर की ज़रूरत पड़ी। सबसे पहला रीज़न जो उन्होंने बताया है कि हर ह्यूमन बीइंग को डिग्निटी मिलनी चाहिए। और दूसरा रीज़न क्या है, जो एब्यूज़ेस हुए हैं ह्यूमन राइट्स के वर्ल्ड वॉर 2 में, चाहे वो इटली में हुए हों या वो जर्मनी में हुए हों, उनके बदले में या उसका रिस्पॉन्स देने के लिए आया है। फिर ये प्रोटेक्ट करता है ह्यूमन राइट्स को, लॉ भी इनको प्रोटेक्ट करेगा। नेशंस जो दुनिया भर के हैं वो एक दूसरे के साथ कैसे चलें बिना लड़ाई के, अगर लड़ाइयाँ हो तो उनको सुलझाया कैसे जाए। फिर ये बात करता है 5th पैराग्राफ में कि लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होना चाहिए, उसको किस तरह से हम इम्प्रूव कर सकते हैं। जो 6th पैराग्राफ है वो डिस्कस करता है कि सारे ही यूएन के मेंबर्स ने ये एग्री किया है कि वो प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स करेंगे और सब ह्यूमन बींग्स को इक्वल ट्रीट करेंगे। और लास्ट, जितने भी मेंबर्स हैं वो ह्यूमन राइट्स की जो डेफिनेशन है उस पर एग्री करते हैं और उसे फॉलो करने के लिए तैयार हैं। जो लास्ट पैराग्राफ है वो डिक्लेयर करता है यूडीएचआर एज अ स्टैंडर्ड। ये मिनिमम स्टैंडर्ड है जो कि हर किसी को एस्पायर करना चाहिए, कोई भी कंट्री हो, और उन्हें इसको अचीव करने के लिए अपने सारे रिसोर्सेज, सोसाइटी के सारे ऑर्गन्स का यूज़ करना चाहिए कि इतने सारे ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो सके। यूडीएचआर जो है वो एक्चुअल लॉ नहीं है, ये हमने पहले भी किया है। इसका कोई लीगल राइट की तरह नहीं है, ये एक कोड है जो सब कंट्रीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो ये कोड ऑफ कंडक्ट है जो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि हर कंट्री आगे चल के फॉलो करेगी। अब आगे देखते हैं। हमारा आर्टिकल 1 और आर्टिकल 2 हमने अभी डिस्कस किया, ये जनरल क्लॉजेज हैं। जो आर्टिकल 1 है इट टॉक्स अबाउट राइट टू इक्वालिटी और आर्टिकल 2 फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन। तो आर्टिकल 1 कहता है कि सारे ह्यूमन बींग्स, प्लीज़ ध्यान रखिएगा, ह्यूमन बींग्स इक्वल पैदा हुए हैं, उनके पास डिग्निटी और राइट्स भी इक्वल हैं। और वो ह्यूमन बींग्स हैं क्योंकि उनके पास रीज़न है, उनके पास कॉन्शियंस है, और इसीलिए उन्हें एक दूसरे के साथ स्पिरिट ऑफ ब्रदरहुड के साथ रहना चाहिए, भाईचारे के साथ रहना चाहिए। और यही हमें जानवरों से अलग बनाता है। तो जब हम उनसे अलग हैं, और ये इसीलिए ह्यूमन राइट्स हमें मिले हैं। आर्टिकल 2 हमें फ्रीडम फ्रॉम डिस्क्रिमिनेशन देता है कि यूनिवर्सल डिग्निटी सबके पास है और इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा किसी भी क्राइटेरिया पर, चाहे वो रेस, कलर, सेक्स, लैंग्वेज, रिलीजन, कोई भी हो, कोई भी नेशनैलिटी हो, प्रॉपर्टी हो, बर्थ हो, किसी भी स्टेटस का हो, लेकिन कोई डिस्क्रिमिनेशन इन बेसिक ह्यूमन राइट्स में नहीं होगा। फिर फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स हमने डिस्कस किया, आर्टिकल 3 टू आर्टिकल 10। अब इसमें क्या क्या आता है, राइट टू लाइफ, लिबर्टी एंड पर्सनल सिक्योरिटी, ये आता है आर्टिकल 3 में। आर्टिकल 4 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम स्लेवरी, और 1948 से कोशिश ये की गई कि किसी भी कंट्री में स्लेवरी इलीगल हो। आर्टिकल 5 जो है वो फ्रीडम देता है हमें टॉर्चर और डिग्रेडिंग ट्रीटमेंट से, चाहे वो लॉ के हाथ में भी हो, इसीलिए पुलिस के लिए भी कोड ऑफ कॉन्डक्ट आता है। आर्टिकल 6 जो है रिकॉग्निशन ऑफ अ पर्सन बिफोर लॉ, तो एक हर व्यक्ति लॉ के सामने अपनी रिकॉग्निशन दे सकता है, अपनी आइडेंटिटी दे सकता है, और वो
लॉ को परसू कर सकता है अपने राइट्स के लिए। आर्टिकल 7 जो है राइट टू इक्वालिटी बिफोर लॉ, अगर आप ध्यान दें तो ये सारे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है और हमें लगता है कि इसको याद करना मुश्किल है, बट जब आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन से इसे रिलेट करेंगे तो ये बहुत ईजी हो जाएगा। लॉ के लिए सब लोग बराबर हैं, लॉ लोगों के बीच में डिफ्रेंशिएट नहीं करेगा किसी भी क्राइटेरिया पर, नो डिस्क्रिमिनेशन। राइट टू रेमेडी बाय कंपीटेंट ट्राइब्यूनल, मतलब जो हमारा केस है उसको कंपीटेंट ट्राइब्यूनल ही देखेगा। अगर हम एनवायरनमेंट से रिलेटेड केस लेके गए हैं, एनवायरनमेंट लॉ के अंडर एनवायरमेंटल कोर्ट्स ही देखेंगे, वो क्रिमिनल कोर्ट्स में नहीं जाएगा। तो जो भी कंपीटेंट ट्राइब्यूनल है उस केस को सॉल्व करने के लिए वही उसको देखेगा। अगर क्रिमिनल कोर्ट होता है तो वो क्रिमिनल केस होता है तो वो क्रिमिनल कोर्ट में ही जाएगा। आर्टिकल 9 बात करता है फ्रीडम फ्रॉम आर्बिट्रेरी अरेस्ट एंड एक्साइल, मतलब अगर अरेस्ट किया जा रहा है तो कोई रीज़न होना चाहिए, विम्स एंड फैंसीज या अपनी इच्छा से कोई किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता। आर्टिकल 10 बात करता है फेयर पब्लिक हियरिंग, हर किसी को राइट है कि वो उसको फेयर पब्लिक हियरिंग मिले। इंडिया में तो आप देखिए अगर टेररिस्ट भी है तो उसको भी एक लॉयर दिया जाएगा और फेयर ट्रायल की पूरी कोशिश की जाती है। आर्टिकल 11 राइट टू बी कंसिडर्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी, ये तो आपने पिक्चरों में भी बहुत सुना होगा कि जब तक गुनाह साबित ना हो जाए तब तक वो व्यक्ति इनोसेंट माना जाता है, हम उसे क्रिमिनल नहीं मानेंगे। उसके बाद हम आते हैं कॉलम 2 पे जो कि है सिविल और पॉलिटिकल राइट्स। तो आर्टिकल 12 हमारी बात करता है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस विद प्रिवेसी। तो राइट टू प्रिवेसी अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन भी गारंटी करता है और हर व्यक्ति के पास प्रिवेसी होनी चाहिए। उसको राइट है कि वो अपनी फैमिली, होम और कॉरेस्पॉन्डेंस अपने फ्रेंड्स के साथ कर सके, वो अपनी एक फैमिली स्टार्ट कर सके और फैमिली भी अपनी चॉइस से। आर्टिकल 13 जो है वो राइट टू फ्री मूवमेंट इन एंड आउट ऑफ द कंट्री, ये हमारे पास राइट है कि हम जहाँ चाहें हम वहाँ जा सकते हैं, हमें कोई प्रॉपर रीज़न दिए बिना नहीं रोकेगा। आर्टिकल 14 ये बात करेगा राइट टू असाइलम इन अदर कंट्रीज़, अगर हम अपनी कंट्री से जाना चाहते हैं तो हमें ये पूरा राइट है कि हम किसी और कंट्री में शरण ले सके, तो कोई हमें इसके लिए मना नहीं कर सकता। लेकिन इसके भी हर चीज़ के पीछे रूल्स हैं, कोई भी राइट एब्सोल्यूट राइट नहीं है। आर्टिकल 15 बात करता है राइट टू अ नेशनैलिटी एंड फ्रीडम टू चेंज इट, हर व्यक्ति को किसी ना किसी देश की सिटीजनशिप और नेशनैलिटी मिलनी है और अगर वो चाहे उस कंट्री की नेशनैलिटी छोड़कर तो वो दूसरी कंट्री की नेशनैलिटी ले सकता है सब्जेक्ट टू कंडीशंस। आर्टिकल 16 बात करता है राइट टू मैरिज एंड फैमिली, इसी के साथ वो कहता है कि ये जो मैरिज होगी ये फुल कंसेंट के साथ होगी। जो दो लोग शादी कर रहे हैं, जो मैरिज कर रहे हैं, अपनी चॉइस से मैरिज शुरू कर सकते हैं, मैरिज कर सकते हैं और अपनी फैमिली भी अपनी चॉइस से स्टार्ट कर सकते हैं। आर्टिकल 17 बात करता है कि हम कोई भी व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी पे उसका राइट होगा और बिना किसी रीज़न के या बिना किसी एक्सप्लेनेशन के कोई भी उसकी प्रॉपर्टी को नहीं ले सकता, चाहे वो स्टेट हो। स्टेट को भी एक रीज़न देना पड़ेगा अगर उसकी प्रॉपर्टी लेनी है। स्पिरिचुअल पब्लिक एंड पॉलिटिकल फ्रीडम ये कॉलम 4 में आता है और इसमें कॉलम 3 में आता है और इसमें आर्टिकल 8 to 21 सिर्फ 4 आर्टिकल्स हैं। इसमें पहला है फ्रीडम ऑफ बिलीफ एंड रिलीजन, हर व्यक्ति अपनी चॉइस की रिलीजन और अपना बिलीफ रख सकता है, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। आर्टिकल 19 फ्रीडम ऑफ ओपिनियन एंड इंफॉर्मेशन, वी आर फ्री टू हैव अवर ओपिनियन, हम कहीं से भी इंफॉर्मेशन ले भी सकते हैं और इंफॉर्मेशन प्रोवाइड भी कर सकते हैं, हमारे पास फ्रीडम है। आर्टिकल 20 ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट राइट है, पीसफुल असेंबली एंड एसोसिएशन, और इसी की वजह से हम जो आज धरने देते हैं या हम स्ट्राइक करते हैं ये सब इसी आर्टिकल 20 के अंडर है कि एवरीबडी हैज़ अ राइट टू पीसफुल असेंबली, ध्यान दें पीसफुल असेंबली और एसोसिएशन। आर्टिकल 21 कहता है राइट टू पार्टिसिपेट इन गवर्नमेंट एंड इन फ्री इलेक्शन, हर व्यक्ति को राइट होना चाहिए कि वो अपनी गवर्नमेंट फॉर्म करने में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, जिस कंट्री में वो है वहाँ की गवर्नमेंट फॉर्म करने में वो उसको राइट हो। उसके बाद हम आते हैं फोर्थ कॉलम पे जो कि लास्ट कॉलम है, सोशल, इकोनॉमिक एंड कल्चरल राइट्स। इसमें हमारे पास 6 आर्टिकल्स हैं। आर्टिकल 22 ये बात करता है राइट टू सोशल सिक्योरिटी, हर व्यक्ति को गवर्नमेंट को पूरी कोशिश करनी चाहिए कि हर व्यक्ति को सोशल सिक्योरिटी मिले, चाहे वो ओल्ड एज की हो, विडोज़ की हो, विमेन को हो, लेकिन सोशल सिक्योरिटी सबको मिलनी चाहिए। आर्टिकल 23 ये बात करता है राइट टू डिज़ायरेबल वर्क, कि हम अपनी चॉइस से काम कर सकें। इक्वल, अगर हम बात काम कर रहे हैं तो सबको इक्वल पे मिलनी चाहिए। अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारे यहाँ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स पे है, अपनी चॉइस का वर्क मिलना चाहिए, अनएम्प्लॉयमेंट नहीं होना चाहिए और हमें हक है कि हम
काम को डिमांड कर सके। ट्रेड यूनियंस को हम ज्वाइन कर सकते हैं और हम ट्रेड यूनियंस के साथ अपनी एसोसिएशन रख सकते हैं, फॉर्म भी कर सकते हैं अपने आप। आर्टिकल 24 कहता है राइट टू रेस्ट एंड लेजर, और इसी आर्टिकल के अंडर हमारे नंबर ऑफ वर्किंग डेज, कितने वर्किंग आवर्स होने चाहिए, ये सब डिसाइड होता है। अदरवाइज़ बहुत सालों पहले कोई वर्किंग आवर्स नहीं थे, लोग 7 दिन काम करते थे, कोई आपके पास लिमिट नहीं थी कि आप कितने काम करवाएंगे, ना रखने की, आप एम्प्लॉय करने की, और ना काम से हटाने की। उसके बाद आर्टिकल 24 ये गाइडलाइंस देता है राइट टू रेस्ट एंड लेजर। आर्टिकल 25 ये एडिक्वेट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की मिनिमम स्टैंडर्ड्स क्या चाहिए, इसमें आपको ध्यान दो तो इसमें क्लीन एयर और जो हम आजकल डिमांड करते हैं फ्री पोल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, ये सब एडिक्वेट लिविंग स्टैंडर्ड्स में आता है। आर्टिकल 26 कहता है कि राइट टू एजुकेशन, हर व्यक्ति को एजुकेशन, बेसिक एजुकेशन का राइट मिलना चाहिए, और इसी के साथ साथ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी अगर आप ध्यान दो तो ये जो आया था यूडीएचआर, ये 1948 में आया था। हमारा जो अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना था वो 1950 में आया था। तो इसलिए इस यूडीएचआर के आपको ज़्यादातर जो आर्टिकल्स हैं, जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वो अपने कॉन्स्टिट्यूशन में भी मिल जाएंगे। आर्टिकल 27 कहता है राइट टू पार्टिसिपेट इन कल्चरल लाइफ ऑफ द कम्युनिटी। तो जिस कम्युनिटी को मैं ज्वाइन करना चाहूँ, ये मेरी अपनी चॉइस है, मैं उसकी कल्चरल लाइफ को एंजॉय कर सकती हूँ, मैं किस कल्चर को फॉलो करना चाहती हूँ, हमारी अपनी क्या सोच है, हम इसको डिसाइड कर सकते हैं। और जो 2 फाइनल आर्टिकल्स हैं वो हैं आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 एक जनरल बात करता है कि हर जने की ड्यूटीज़ हैं, और अगर वो राइट्स डिमांड कर रहा है तो ड्यूटीज़ भी होनी चाहिए। जहाँ और अगर ये ड्यूटीज़ और राइट्स होते हैं तो हर व्यक्ति जो है अपना फ्री और फुल डेवलपमेंट कर सकता है, वो अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकता है और जो उसका पोटेंशियल है उसे अचीव कर सकता है। उसके बाद आता है कि इसमें 3 क्लॉजेज हैं। राइट एंड फ्रीडम्स, ये जो लिमिटेशंस हैं इसकी, ये लॉ डिटर्मिन करता है, और इसीलिए हर कंट्री में ये एक गाइडलाइंस की तरह दिए गए हैं कि हर कंट्री इस बेसिस पर अपने लॉज क्रिएट करेगी और वो लॉ उस कंट्री के सिटीजन्स को फॉलो करना होता है। लेकिन हर कंट्री को कोशिश करनी चाहिए कि वो इन बेसिक राइट्स को रिस्पेक्ट करें, और दूसरे की फ्रीडम, आपका राइट वहाँ पर ख़त्म होता है जहाँ आपका राइट किसी दूसरे के राइट से इंटरफेयर करता है। तो ये मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर और जनरल वेलफेयर को प्रमोट करते हैं। These rights and freedoms are not contrary to the principles of यूनाइटेड नेशंस। ये उसके साथ साथ ही चलते हैं और हमें अपने लॉज इसके साथ ही बनाने चाहिए। इसमें हम ऐड कर दे पर कोशिश होनी चाहिए इसमें से सब्ट्रैक्ट ना करें। आर्टिकल 30 कहता है कि ऐसा कुछ भी इस डिक्लेरेशन में नहीं है जो कि स्टेट को रोकता है किस काम के लिए, कि वो ग्रुप और पर्सन एनी राइट टू इंगेज इन एनी एक्टिविटी टू परफॉर्म एनी एक्ट एम्ड एट द डिस्ट्रक्शन ऑफ एनी राइट्स एंड फ्रीडम सेट फोर्थ इन द डिक्लेरेशन। तो ये ऐसा कोई भी काम नहीं कहता जो किसी को रिस्ट्रिक्ट करे उसके राइट्स और फ्रीडम से, जो कि उस कंट्री ने किसी भी एक इंडिविजुअल को ग्रांट करें। तो ये डिक्लेरेशन जो है किसी को रोकने के लिए नहीं है, रिस्ट्रिक्ट करने के लिए नहीं है, बल्कि एक गाइडलाइंस की तरह दिया गया है जो हर कंट्री के लिए बेसिक कोड ऑफ कॉन्डक्ट है। ये फोर्स नहीं करता, लेकिन इतने सालों के बाद अब इसकी जो वेटेज है वो एक लॉ की ही तरह हो गई है। अब इसके कुछ फैक्ट्स और देख लेते हैं। वर्ल्ड वाइड इसका इन्फ्लुएंस है और ज़्यादातर सभी कंट्रीज़ ने अब इसको एक्सेप्ट कर लिया है। 80 इंटरनेशनल कन्वेंशन और ट्रीटीज़ जो हैं इसके बेसिस पर आगे हुए हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ में जो कन्वेंशन और डोमेस्टिक लॉज हैं वो भी इसी के बेसिस पर फॉर्म हुए हैं। हमने भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के कंटेक्स्ट में भी देखा था। ये कैटलिस्ट का काम करता है ह्यूमन राइट प्रोटेक्शन को बढ़ाने के लिए, चाहे वो डिसेबल्ड पीपल हों, विमेन हों या इंडिजिनस लोग हों, वहाँ के लोकल लोग हों। ये जो है 360 लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हो चुका है। तो ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो सबसे ज़्यादा ट्रांसलेट हुआ है। एलेनोर रूजवेल्ट, ये हमने डिस्कस किया था, इन्होंने चेयर किया था डिक्लेरेशन की ड्राफ्टिंग कमेटी को, और इसमें सारी कंट्री से, सारी अराउंड द वर्ल्ड ये साइन किया गया था, और उस कमेटी में 18 कंट्रीज़ के रिप्रेजेंटेटिव्स थे। अब इसका लीगल इफ़ेक्ट क्या है ये हमें समझना बहुत ज़रूरी है। पहली अप्रोच जो है, कुछ लोग ये कहते हैं कि ये जो है लीगली बाइंडिंग है, लेकिन कुछ ये कहते हैं कि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है। तो जो पहले कहते हैं लीगली बाइंडिंग है, वो रीज़न क्या है उसका? वो
इनका कंसेप्ट है कि ये जो है फंडामेंटल फ्रीडम और ह्यूमन राइट्स जो अपेयर हैं वो यूनाइटेड नेशन चार्टर का एक पार्ट है, और यूनाइटेड नेशन चार्टर जो है वो मेंबर नेशंस पर बाइंडिंग है। और क्योंकि ये यूनाइटेड नेशन चार्टर का ही एक पार्ट मान रखे तो ये भी लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। उसके बाद ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूएंट डॉक्यूमेंट है यूनाइटेड नेशंस का, तो जो भी मेंबर्स यूनाइटेड नेशंस के हैं उनके ऊपर ये लीगली बाइंडिंग होना चाहिए। सेकंड क्या है, ज़्यादातर लॉयर्स ये बिलीव करते हैं कि ये जो डिक्लेरेशन है ये कस्टमरी है, कस्टमरी इंटरनेशनल लॉ है, इसको हम किसी पर फोर्स नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी ये एक बहुत पावरफुल टूल है डिप्लोमेटिक और मॉरल प्रेशर गवर्नमेंट पे बनाने के लिए, और आजकल ये इसी तरह परफॉर्म करता है। कोशिश यही होती है कि यूनाइटेड नेशन उस कंट्री की, किसी भी कंट्री के ऊपर जो इसे वायलेट करे, एक प्रेशर क्रिएट करे, पर वो फोर्स नहीं कर पाता। ये UDHR इट सर्व्ड एज द फाउंडेशन फॉर 2 बाइंडिंग UN ह्यूमन राइट्स कोवेनेंट्स। तो हालांकि ये तो बाइंडिंग नहीं है, लेकिन 2 बाइंडिंग कोवेनेंट्स आए थे, इनको हम आगे डिस्कस करेंगे। इंटरनेशनल कोवेनेंट्स ऑन सिविल और पॉलिटिकल राइट्स, और दूसरा कोवेनेंट आया था इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट्स। तो ये जो 2 कोवेनेंट्स हैं ज़्यादातर लीगली बाइंडिंग होते हैं, और अगर ये यूनाइटेड UDHR का पार्ट है तो वो भी हम कह सकते हैं कुछ हद तक बाइंडिंग है। जो प्रिंसिपल्स इसके हैं वो वेरियस लीगल इंस्ट्रूमेंट्स, जैसे कि हमने जो अलग अलग एक्ट्स बनाए, चाहे वो रेशियल डिस्क्रिमिनेशन पे हो, डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, चाइल्ड अब्यूज़ पे हो, टॉर्चर हो, जीनोसाइड हो, स्लेव्स के ऊपर हो, ज़्यादातर जो एक्ट्स बने हैं वो सब UDHR का ही बेस लेकर बने हैं। तो हालांकि ये बाइंडिंग नहीं है, लेकिन जो नए एक्ट्स आए हैं जो बाइंडिंग है वो सब उनका बेस यही है। और ये गवर्नमेंट्स ने बहुत ज़्यादा साइट किया है, जो अलग अलग केसेस हुए हैं उसमें UDHR को कई बार बेस मानकर डिसीजंस दिए गए हैं। अब इसका इन्फ्लुएंस अगर हम देखें तो बहुत मेजर बड़े बड़े केसेस में भी कोर्ट्स ने को कंसिडर किया है। जैसे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने यूनाइटेड स्टेट्स डिप्लोमेटिक एंड काउंसलर स्टाफ तेहरान में ऑब्जर्व किया था कि wrongfully to deprived human beings of their freedom and to subject them to physical constraint in condition of hardships is in itself manifestly incompatible to fundamental principles which are enunciated in UDHR। मतलब इस केस में इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस ने भी कहा था कि UDHR के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है अगर हम किसी भी ह्यूमन बीइंग को उसकी फ्रीडम को रोकते हैं और उसे हम कहीं पर फिजिकली कंस्ट्रेन करते हैं, मतलब उसे कहीं बंद करके रखते हैं, तो ये UDHR के प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट है। तो यहाँ पर भी उन्होंने कोट किया। उसके बाद अगला एक केस आया था एसाइलम केस। इस एसाइलम केस में क्या हुआ था कि एक कंट्री का जो हेड था उसने दूसरी कंट्री में असाइलम मांगा था, और असाइलम दूसरी कंट्री ने तो दे दिया, लेकिन जिस कंट्री में आप रह रहे हैं क्या उसकी परमिशन के बिना आप असाइलम ले सकते हैं जब तक वहाँ का केस ना सेटल हो। तो ये डिसाइड हुआ था कि स्टेट को सेफ पैसेज तो देना है, लेकिन वो जो है तभी हो सकता है जब उसको डिप्लोमेटिक असाइलम दूसरी कंट्री में मिला हो और उसका जो होम स्टेट है वो उसे होम पैसेज देने के लिए तैयार हो। कई बार रीजनल और डोमेस्टिक कोर्ट्स जो हैं उन्होंने भी इसके प्रिंसिपल्स को साइट किया है, जैसे यूरोपियन कोर्ट्स ऑफ ह्यूमन राइट्स इन गोल्डर केस, या फिर इंडियन एक कॉन्स्टिट्यूशन का केस ले लेते हैं, इंडियन कोर्ट्स इन केशवानंद भारती। तो केशवानंद भारती का जो केस है ये तो हम सभी को पता है, वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। यहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया था UDHR जो है ये लीगली बाइंडिंग भले ही ना हो, लेकिन उसके बाद भी हाउ इंडिया अंडरस्टूड द नेचर ऑफ ह्यूमन राइट्स एट द टाइम ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वॉज अडॉप्टेड। तो डिसीजन देने से पहले हम एक बार ये ज़रूर देखते हैं कि इंडिया ने जब अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया तो उसने UDHR के जो बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं उसको किस तरह से अडॉप्ट किया था, और उसी के बेसिस पर हम आगे अपने डिसीजंस दे सकते हैं। तो कि हर छोटे मोटे अगर कंट्री के जो इम्पोर्टेंट केसेस हैं, जो रीजनल छोटे कोर्ट्स हैं, वहाँ पर भी इसको यूज़ किया जाता है। अब इसकी सिग्निफिकेंस और देख लेते हैं। ये मैंने अभी भी डिस्कस किया था, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में ये मोस्ट ट्रांसलेटेड डॉक्यूमेंट है, और प्रीएम्बल जो है ये कमिट करता है, इसमें सारी गवर्नमेंट्स कमिट करती हैं कि वो ह्यूमन राइट्स को ऑब्जर्व करेंगी अपनी अपनी कंट्रीज़ में। हालांकि ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, लेकिन ज़्यादातर कंट्रीज़ ने अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इसको अडॉप्ट किया है। ये लीगली बाइंडिंग नहीं है, उसके बाद भी पॉलिटिकल और मॉरल इम्प्लीकेशंस इसके बहुत हैं, और आज का ये स्टैंडर्ड एक्सपेक्टेशन हर कंट्री से है कि वो इसको फॉलो करे। इट इज़ अ कोड ऑफ कॉन्डक्ट। ये जो है बहुत सारे और
ट्रीटीज़ के लिए, लॉज के लिए, डिक्लेरेशंस के लिए, एक्ट्स के लिए फाउंडेशन का काम किया है। और ये एक लैंडमार्क अचीवमेंट था जो हमने फर्स्ट लाइन डिस्कस करी थी इसको ओपन करते हुए। और ये इंस्पायर करता है ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट्स को कि वो लीगल राइट्स और ह्यूमन राइट्स के लिए लड़ें। दैट्स ऑल इन दिस वीडियो फॉर यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, और प्लीज़ मुझे अपने कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप और इसमें क्या इम्प्रूव